जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। साथियों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे स्वस्थ और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। जहाँ भी रहते होंगे बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत बना रहे होंगे। और इसी के साथ मैं चलता हूँ आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर बात करूँगा। तो साथियों स्वागत है, फिर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों चलता हूँ अपने और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई हो। तो जैसे इस होली में रंग बिरंगे रंगों के साथ आप लोग होली जिस प्रकार से मनाते हैं, उसी प्रकार से इस रंग बिरंगे त्यौहार के साथ मैं आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की शुरुआत करने वाला हूं, जिसमें आप सभी लोग जुड़ें और अपने तैयारी को और भी अच्छा बनाएं और क्वेश्चन को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस सेट में हम चलाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चनों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने तो लिखा है। पहले तो RRB ग्रुप डी टॉप 20 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होली स्पेशल। ये आपकी स्पेशल क्लास होली के लिए लेके आई है। तो ये आपकी होली स्पेशल क्लास है। इसमें यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन आपको साइंस के लेके चल रहे हैं। साइंस के कितने क्वेश्चन हैं दोस्तों? टॉप 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे हम, टॉप 20 क्वेश्चन साइंस के, और होली स्पेशल क्लास है। ठीक है, इट इज़ होली स्पेशल फॉर यू गाइस। चलिए तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हाँ, आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन के सामने एक बार पढ़ें ध्यान से। लिखा है पानी का pH इनकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य pH क्या है? इसमें अगर pH की बात करूँ मैं तो इसमें जो pH होगा पानी का जो pH की बात करूँ अगर, तो यहाँ जो पानी का pH मान होता है, यानी कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो पानी का pH होता है वो कितना होता है? 7 होता है। अब सर अगर अम्लता की बात करें अगर, कि एसिडिक और बेसिक नेचर की अगर बात करूं मैं, तो चलिए न्यू पेज से मैं आपको बताता हूं कि अगर हम बेसिक नेचर की बात करूं तो pH स्केल एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं बात करूं एक pH स्केल, जो इसे हम pH पैमाना भी के नाम से भी जानते हैं, एक pH स्केल होती है जिसकी काउंटिंग अगर शुरू होती है तो 0 से लेके कितनी 14 तक शुरू हो जाती है। ठीक है, 14 तक। तो बीचों बीच में जो पॉइंट होता है ये 7 नंबर होता है। ठीक है, तो 7 के जस्ट इधर वाले, एक मिनट, हाँ, जो 7 की जो लेफ्ट साइड में जो जितने भी नंबर होंगे वो आपके कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। और जो 7 के राइट हैंड साइड वाले जो नंबर होंगे वो आपके बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो चलिए जो अगर यहाँ जल की pH वो जल की जो pH मान वैल्यू पूछी थी आपकी, तो जल की यहाँ क्या हो जाएगी? आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, और यहीं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। RRB ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे, NTPC यानी कि, और बाकी एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए, और MR नेवी, MR और इंडियन आर्मी, जो भी आप एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक बार ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। लिखा है प्याज काटते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जल्दबाजी ना करें। प्याज काटते समय आँखों में जलन आंसू पैदा करने के कारक स्वरूप रासायनिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? यानी कि जब हम प्याज को कट करते हैं, जब सब्जी वब्जी बनाने के लिए प्याज को हम क्या करते हैं? काटते हैं, तो हमारे आँखों में क्या कभी कभी कैसा होता है, यानी कि आंसू आ जाते हैं। तो वो किसके कारण आंसू आते हैं हमारे आँखों में? तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम ऑप्शन ऐड करेंगे तो ऑप्शन में ऐड करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में क्या कर लेंगे? यहाँ ऐड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर 4 में हम लिख देंगे यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा आपका H2SO4। H2SO4 आप जानते हैं H2SO4 होता क्या है? एक्चुअली ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, तो हमने इसका सिंपल रासायनिक फार्मूला लिख दिया है, रासायनिक फार्मूला लिख दिया है, नाम नहीं लिखा है, नाम हम आपको बता दे रहे हैं। इसका नाम होता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं।
तो इसकी अगर बात करूँ इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, H2SO4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के ही वजह से हमारी क्या होती है, आँखों में आंसू या जलन कभी हमें क्या होता है, महसूस होती है, पैदा होती है। ठीक है, चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए बिना देरी किए, आई होप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियम उभयचर नहीं है। एम्फीबियम उभयचर की नहीं है, नहीं की बात करेगी। चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, मेढक है, कछुआ है, टोड है और सैलामेंडर है। तो इसमें 4 ऑप्शन में बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूँ तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ भी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है कछुआ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि यानी कि कछुआ जो होता है वो कैसा होता है, एम्फीबियम उभयचर नहीं होता है। ठीक है, बाकी के ये 3 ऑप्शन कैसे हैं, बिल्कुल आपके एम्फीबियम उभयचर होते हैं और जो कछुआ जो होता है वो आपका एम्फीबियम उभयचर नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार पढ़ें और ध्यान से आंसर करने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है। यानी कि इनमें से पूछा गया चार जो बीमारी दे रखी हैं आपको ऑप्शन में, इनमें से बताना है कि कौन सी बीमारी यानी कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, छोटी चेचक, ध्यान से पढ़ें, छोटी चेचक, रेबीज या क्षय या चेचक। इनमें से 4 ऑप्शन बताइए इनमें से कौन सी एक बीमारी है जो किसके कारण होती है, यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होती है। तो इनमें यहाँ जो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है क्षय की वजह से हमें क्या होती है, यानी कि जो क्षय होता है यही बीमारी होती है हमें बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, हमें क्षय बीमारी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 3 कैसा हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब गलत पूछा है, इनमें से कौन सा एक गलत है। ठीक है, यही आपको जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि सत्य असत्य पर ध्यान नहीं देते हैं और ये बस देख लेते हैं कौन सा सत्य है और बाकी का आपने जो सत्य देखा उसी पर टिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, आपको सत्य असत्य क्या पूछा है, यानी गलत पूछा है या सही पूछा है। तो यहाँ आपको असत्य पूछा है, यानी कि गलत ऑप्शन की बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। ध्वनि के बारे में अगर बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अगर हम देखें एक करके बात करें तो पहले में लिखा है एक मानव की औसत श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। बिल्कुल होती है सर, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा है तापमान या ध्वनि के निरपेक्ष में ध्वनि की गति समान रहती है। सर ये भी है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इसको पेंडिंग में डालें। तीसरा ऑप्शन लिखा है ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है, ये भी ऑप्शन है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। तो 4 ऑप्शन में से इनमें से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में अगर बात करें, ऑप्शन नंबर 2 में है कि ताप या माध्यम के निरपेक्ष में ध्वनि की गति समान रहती है। एक्चुअली समान नहीं रहती है, यानी ध्वनि की गति में परिवर्तन हो जाता है ताप के। अगर ध्वनि की ऐसी ताप या निर्वात में अगर आएगी तो कैसी हो जाएगी ध्वनि की, यानी ध्वनि की गति में कैसा हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, समान नहीं रहेगी। और बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल आपके सही जवाब हैं, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 6 में लिखा है चौक का रासायनिक नाम बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम इसको गलत तो होना ही नहीं चाहिए। यानी चौक का आपको रासायनिक नाम पूछा है, चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट और लिखा मैग्नीशियम कार्बोनेट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चौक की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चौक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 आपका कैसा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की रासायनिक सूत्र की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो वो होता है CCl3। कैल्शियम कार्बोनेट की रासायनिक सूत्र कैसा होता है, CCl3 आपका जो बिल्कुल, ये भी आपका हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आपको याद रखना है CCl3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करूंगा। आई होप, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एलईडी की आपसे फुल फॉर्म की पूछी जा रही है कि एलईडी की क्या बतानी है, आपको फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, लाइट एक्सटेंशन डिवाइस, पहला है लाइट एक्सटेंशन डिवाइस, दूसरा है ल्यूमिनियस एक्सटेंशन डिवाइस, तीसरा है लाइट इमिटिंग डायोड, चौथा है एल्यूमिनियम इमिशन डिवाइस। तो इनमें से 4 ऑप्शन में बताना है, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन पे कौन सा हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर एलईडी की बात करें, L फॉर लाइट और E फॉर इमिटिंग और D फॉर डायोड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डिवाइस आपका ऑप्शन नंबर 3 कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलो, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बिल्कुल स्क्रीन के सामने देखें और अच्छे से पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, लिखा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। टमाटर में एसिड की बात करी गई है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चलिए बताइए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों। अगर टमाटर की बात करें तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मैलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड। तो टमाटर की अगर बात करें, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में पाया जाता है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ क्या हो जाएगा, आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको कौन सी रोग हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा रोग आपको हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग की अगर बात करूँ तो रतौंधी है ऑप्शन में, सुखंडी है और गंडमाला है, उसके बाद खून की कमी। अगर विटामिन ए की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको यहाँ कौन सा रोग हो जाएगा, आपको रतौंधी रोग हो जाएगा दोस्तों। कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा, यानी यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आपको कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कैसा होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर विटामिन ए की आपके अंदर कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है, यानी चमगादड़ के कारण होने वाली बीमारी बताना है आपको। कौन सी बीमारी है जो चमगादड़ के कारण होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखा है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देख के लग ही रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चमगादड़ के कारण होने वाली अगर बीमारी की बात करूँ मैं तो चमगादड़ के कारण होने वाली जो बीमारी होती है वो सर कौन सी होती है, ईबोला बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, ईबोला बीमारी होती है जो चमगादड़ के कारण हमें, यानी कि चमगादड़ के कारण हमें जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी हो जाती है, ईबोला बीमारी हो जाती है। अगर ईबोला बीमारी की बात करूँ मैं, ईबोला बीमारी सर कौन सी बीमारी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईबोला बीमारी होती है चमगादड़ के कारण, ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है डेंगू सर मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, डेंगू किसकी वजह से होता है, मच्छर की वजह से होता है। तो डेंगू तो आपको पता ही है, और बाकी के जीवा और चिंगुनिया वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, तो ये हो सकता है इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ आपसे पूछा गया था चमगादड़ के कारण, तो चमगादड़ के कारण सर ईबोला नाम की बीमारी होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंगूरों में अम्ल की बात करी गई कि अंगूरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सर अंगूरों में अम्ल की बात करें तो अंगूरों में सर अम्ल अगर पाया जाता है तो अंगूरों में अम्ल सर कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन देखें और उसके बाद बात करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिखा है हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है
एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीसरा एसिटिक और सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा है टार्ट्रिक और मैलिक एसिड। तो अगर अंगूरों की बात करें हम कि अंगूरों में कौन सा एसिड पाया जाता है सर इनमें से, तो अंगूरों में यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अंगूरों में टार्ट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है। सर कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है किसमें, अंगूरों में। अंगूरों की बात करी जाए तो टार्ट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है। यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका कैसे सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है आपका कैसा हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया कि अंगूरों में टार्ट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को के रूप में जाना जाता है, यानी कि मछली में कौन सा यानी विटामिन पाया जाता है। आपको ये पूछा कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मछली में विटामिन की अगर बात करें तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B12, इनमें जो 4 ऑप्शन में से यहाँ जो ऑप्शन आपका कैसा, ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मछली में सर कौन सा राइबोफ्लेविन पाया जाता है, विटामिन B2 के रूप में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन B2 के रूप में पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि विटामिन B2 के रूप में पाया जाता है। मछली में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, B2 पाया जाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। दोस्तों एक बार फिर मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप एक बार क्वेश्चनों के लेवल देखें और क्वेश्चनों को मौजूदा आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चनों के लेवल क्या है, और आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यानी कि शानदार और जानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है 13 में दी गई विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सुअर के द्वारा फैलने वाली बीमारी पूछी गई है आपसे कि सुअर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है। ठीक है, ये आपको बताना है कि सुअर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है। ठीक है, तो सुअर के द्वारा 4 ऑप्शन जीवा है, फ्लैग है, निपा है और स्वाइन फ्लू है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से अगर बात करूं मैं कि सुअर के द्वारा फैलने वाली भी जो बीमारी होती है वो सर कौन सी होती है, यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो स्वाइन फ्लू है जो सुअर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, कौन सी है, स्वाइन फ्लू। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्वाइन फ्लू जो होती है वो सुअर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। लिखा है अंडे की जर्दी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। अंडे की जर्दी जो पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। यानी कि जो अंडे की जो अंडा होता है, अंडे में जो इनर जो पार्ट होता है जो पीला पीला यानी येलो पार्ट होता है जो, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये पूछा है। 90% से ज़्यादा जो विटामिन पाई जाती है उस विटामिन का नाम पूछा है आपसे कि अंडे में जो यानी जो येलो पार्ट होता है उसमें कौन सी विटामिन आपसे यानी कि उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये पूछा है। तो चलिए जो है अंडे 4 ऑप्शन दिए गए, विटामिन B12 की बात करूं, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए, इनमें से चारों ऑप्शन में से बताना है कि अंडे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अंडे में अगर बात करूँ विटामिन की बात करूँ, अंडे की विटामिन की, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी अंडे की अगर बात करूँ तो अंडे में जो सर विटामिन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है दोस्तों। अंडे की अगर विटामिन की बात करूँ तो अंडे में जो विटामिन पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है विटामिन B12। यानी जो विटामिन B12 यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 कौन सी अंडे में पाई जानी, जो अंडे का येलो पार्ट होता है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि ध्यान से पढ़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि शीशा भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। जो शीशा होता है भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बल, विद्युत यानी कि बल, विद्युत धारा, समय। यानी कि शीशा की बात करें अगर हम, तो शीशा सर किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, वो है आपके बल सिद्धांत का। किसका है, बल के। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बल ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिलविदा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बल की बात करें तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा बल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो शीशा होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, ध्यान से पढ़ें, आंसर करने की कमेंट बॉक्स में आंसर करें। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। छूत की बीमारी की अगर बात करें हम कि इनमें से कौन सी एक ऐसी है छूत की बीमारी है, ठीक है। अगर छूत की बीमारी की बात करें, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन सब आपके सामने, क्षय है, दमा है, स्ट्रोक है, मधुमेह है, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक जो बीमारी है जो छूत की बीमारी है, ठीक है। सर जो छूत की जो बीमारी होती है वो है, इसका नाम होता है क्षय। तो क्षय जो बीमारी है वो आपकी कौन सी बीमारी है, छूत की बीमारी है, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो छूत की बीमारी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो छूत की बीमारी कौन सी होती है दोस्तों, क्षय होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करूँगा। 17 में लिखा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ें। औद्योगिक, क्या लिखा है, औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक गेज का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है। यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में जो वजन उठाने के लिए जो हम हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक गेज का यूज़ करते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके नियम पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया। तो ठीक है, तो जो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भार उठाने में हाइड्रोलिक, कहीं भी हाइड्रोलिक प्रेशर या गेज की बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ जो अगर सिद्धांत की बात करी जाए, हाइड्रोलिक प्रेशर गेज या वजन उठाने में कोई किसी भी तरीके की अगर बात करी जाए तो आप निश्चिंत होकर पास्कल के पास चले जाएं कि पास्कल जी हमें क्या करना है, वजन उठाना है, तो हमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर दीजिए, हाइड्रोलिक गेज दे दीजिए। तो इस किसके नियम पर ये कार्य करता है, यहाँ ये आपका करता है पास्कल के नियम पर। किसके नियम पर, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 3 कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ किसके नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने ध्यान से देखें। यानी डैश के कारण, ध्यान से पढ़ें, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। मतलब आपसे ये पूछा गया इस डैश की जगह पर क्या भरें, इनमें से खसरा की बीमारी किसके कारण होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका, वायरस, कवक, बैक्टीरिया, अमीबा। यानी 4 ऑप्शन से बताना है कि इस खसरा की बीमारी किसके कारण होती है। तो जो दोस्तों खसरा की बीमारी होती है वो होती है दोस्तों वायरस की वजह से। यानी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से हमें किसकी बीमारी होती है, खसरा की बीमारी होती है। यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कैसा हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वायरस की वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है, खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने देखें, ध्यान से पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इतनी समझना है कि जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो यानी कि जो लाइट पैदा करता है, जो जलता है, वो किस धातु का बना होता है। तो 4 ऑप्शन है, लोहा, तावा, टंगस्टन, लोहा, तावा, टंगस्टन और लिखा प्लेटिनम। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। दोस्तों सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो टंगस्टन जो तार जो बना होता है फिलामेंट, वो किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं और ये क्वेश्चन आपको पता है आपके होमवर्क के रूप में होता है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता के जाता हूँ, लेकिन आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना है, ठीक है दोस्तों। लिखा है, उस उपकरण का नाम बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस उपकरण का नाम बताओ जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि इनमें से ये बताना है कि कौन सा एक उपकरण है जो एक चालक को यानी कि संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ऑप्शन में लिखा है, शक्ति मापने का यंत्र। कौन सा है दोस्तों, शक्ति मापने का यंत्र, यानी कि डायनोमीटर की बात करी गई। दूसरा है यूडीए मीटर की बात करी। तीसरा है कैलिपर। चौथा है बैटरी। यानी 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही। यहाँ जो ऑप्शन की बात करें अगर, तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा,
यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बैटरी की बात करी गई है। जो बैटरी जी होती है जो एक चालक के संभावित अंतर बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम पार कर चुके हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था जो आपका हम पूरा कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और पढ़ाई करते हैं दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारी मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप हमारे जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं उनको जो कंटेंट अपनी तरफ से पहुंचाना चाह रहा हूं, जो अपनी मेहनत कर रहा हूं, वो आप तक सही सलामत अच्छी तरीके से पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी जो प्रैक्टिस सेट कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और हाँ दोस्तों, एक बार शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस प्रैक्टिस सेट से दूर न रह पाएँ। यानी कि एक बार देख के अपनी क्वेश्चन को देख के अपने आप को यानी उस लेवल तक लेके जाएँ जहाँ तक ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम नहीं बल्कि हर एक मंडी एग्ज़ाम के लिए यहाँ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं आपको होली की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। होली की फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और मैं लास्ट में आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों को थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और अपने छोटे बड़े भाई बहन को बताते रहिए और प्लीज़ हमें प्यार देते रहिए, जिससे कि हम आप लोगों से जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग होली को एंजॉय कीजिए और आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बार अपने स्कोर ज़रूर बता देना कि आपका आज का स्कोर कैसा रहा है। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी स्कोर की बात कर लें, अगर आज की प्रैक्टिस सेट में अगर यानी कि आउट ऑफ 20 में से अगर आप 15 to 18 क्वेश्चन अगर सही कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। अगर आप आउट ऑफ 20 में से यहाँ आप 10 to 12 कर पा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप यही आपका स्कोर है। तो और आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है आज, जिससे कि हमें पता चले कि हम अपने भाई बहन को जो कंटेंट पहुंचा रहे हैं वो आपका किस तरीके से पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपनी ज़िंदगी में उतारते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।